अभी कुछ भी नहीं बदला था। जिंदगी वैसे ही चल रही थी। सुबह उठो, फोन स्क्रॉल करो, कॉलेज जाओ, दोस्तों के साथ बैठो, क्लास में बोर हो और रात में बिना वजह यूट्यूब वीडियो देखते हुए सो जाओ। अनुराग की लाइफ ऐसी ही थी, एकदम आम। और शायद इसलिए उसे लगता था कि कुछ मिस कर रहा है। पर क्या? पता नहीं। पर आज कुछ अलग था। वो दिल्ली की धूल भरी सड़कों से निकलकर कमला नगर की एक पुरानी किताबों की दुकान में घुसा। यूं ही, बिना किसी खास वजह के। उसे पढ़ने का बहुत शौक नहीं था, पर कभी कभी पुरानी किताबों की खुशबू अच्छी लगती थी। शायद इसी बहाने दिमाग को कुछ और सोचने का मौका मिल जाए। कुछ खास चाहिए? दुकानदार ने पूछा। बस ऐसे ही देख रहा हूं। किताबें उलट पलटते हुए उसकी नज़र एक पतली सी पीली पड़ चुकी किताब पर पड़ी। अष्टावक्र गीता। उसने नाम सुना था, पर कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। भगवत गीता का भी ठीक से नहीं पता। ये कौन पढ़ेगा? उसने सोचा। पर फिर भी जाने क्यों उस किताब को उठाया, पन्ने पलटे और पहला चैप्टर पढ़ने लगा। पहली ही लाइन कुछ ऐसी थी जिसने उसे रोक दिया। यदि तू स्वयं को मुक्त मान लेता है तो तू मुक्त है। यदि तू स्वयं को बंधन में मान लेता है तो तू बंधन में है। अनुराग अटक गया। मतलब, अगर मैं सोचूं कि मैं फ्री हूं तो मैं फ्री हूं, और अगर मैं सोचूं कि मैं बंधा हुआ हूं तो सच में बंधा हुआ हूं। उसने किताब बंद कर दी। मन में सवाल घूमने लगे। क्या सच में हमारी लाइफ हमारे सोचने पर डिपेंड करती है? कॉलेज, जॉब, रिश्ते, सब कुछ। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है? वो किताब लेकर बाहर निकला और सीधा कैफे में चला गया, जहां उसके दोस्त पहले से बैठे थे। अबे, तू किताब विताब कब से पढ़ने लगा? राहुल ने चिढ़ाया। आज ही से। अनुराग हंसा और किताब टेबल पर रख दी। अभी वो इस पर और सोचता, तभी फोन पर एक मैसेज आया। कल इंटरव्यू है, अच्छी तैयारी कर लेना। उसका मूड एकदम डाउन हो गया। ये एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप का इंटरव्यू था, और उसे लग रहा था कि ये जॉब उसकी लाइफ बना या बिगाड़ सकती है। अगर ये नहीं मिला तो करियर खत्म। अचानक उसे अष्टावक्र गीता की वही लाइन याद आई। यदि तू स्वयं को मुक्त मान लेता है तो तू मुक्त है। यदि तू स्वयं को बंधन में मान लेता है तो तू बंधन में है। वो सोचने लगा, मैं ये क्यों मान रहा हूं कि ये जॉब मेरी लाइफ का द एंड या द बिगिनिंग तय करेगी? क्या मैं खुद को इस सोच से बांध रहा हूं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली कैद बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। अगले दिन अनुराग इंटरव्यू देने पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठकर उसने खुद से कहा, मैं फ्री हूं। ये जॉब मेरी लाइफ नहीं है, बस एक एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू शुरू हुआ। तो अनुराग, हमें बताइए कि आप यहाँ क्यों काम करना चाहते हैं? पर अब उसने सीधे कहा, सर, सच कहूं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ सीखना है, और अगर मैं यहाँ सीख सकता हूँ तो बढ़िया, नहीं सीख सकता तो कोई बात नहीं। इंटरव्यूअर थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग। बाकी कैंडिडेट्स बहुत प्रेशर में थे, तुम काफ़ी कूल लग रहे हो। अनुराग मन ही मन हंसा। कूल नहीं, बस आज पहली बार सच में फ्री महसूस कर रहा हूँ। इंटरव्यू के बाद उसने महसूस किया कि असली जंजीरें बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होती हैं। अगर वो खुद को किसी नतीजे से बांध लेता, अगर ये जॉब नहीं मिली, पर आज उसने खुद को मुक्त मान लिया, और वही उसकी असली आज़ादी थी। उसने फ़ोन निकाला, राहुल को मैसेज किया। भाई, लगता है अष्टावक्र सही कह रहा था। अगली सुबह उसकी माँ कमरे में आई। अनु, उठ बेटा, तेरा कॉलेज नहीं है क्या? उठ रहा हूं माँ, वो करवट बदलते हुए बोला। कल रात फिर फोन चलाते चलाते सोया था ना? नहीं, इस बार पढ़ रहा था। ओह, कमाल है। कौन सी किताब? अष्टावक्र गीता। माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराई। अच्छी किताब है, पढ़, लेकिन सिर्फ पढ़ मत, समझ भी। कॉलेज जाते वक्त भी उसका दिमाग उसी बात में उलझा था। मेट्रो में बैठकर उसने आसपास देखा। किसी को ऑफिस जाने की जल्दी थी, कोई अपने फोन में बिजी था, और कोई खिड़की के बाहर देखकर खोया हुआ था। तभी एक अजीब सिचुएशन हुई। एक लड़का किसी बुजुर्ग आदमी के पास खड़ा था और फोन चला रहा था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा बैठने देगा? लड़के ने कानों में ईयरफोन लगाए हुए थे। उसने सुना ही नहीं। अनुराग ने हल्के से लड़के के कंधे पर हाथ रखा। भाई, अंकल को बैठने देगा? लड़का झेंप गया। ओह, हाँ हाँ, बैठिए अंकल। बुजुर्ग आदमी ने अनुराग को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसी पल अनुराग को महसूस हुआ, दुख और सुख की थ्योरी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। जब तक इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता रहेगा, वो हमेशा किसी चीज की कमी महसूस करेगा। लेकिन जब वो किसी और को खुशी देने के बारे में सोचेगा, तभी असली सुकून मिलेगा। उसने फिर किताब के उस वाक्य को याद किया। यदि तू स्वयं को केवल शुद्ध चेतना जान ले,
तो तू बंधन से मुक्त होगा। शायद इसका मतलब सिर्फ खुद की सोच बदलने से नहीं था, बल्कि खुद को दूसरों से अलग न मानने से था। मेट्रो से उतरते वक्त उसने सोचा, अगर हर कोई अपने दुख सुख को बस मन का खेल समझे तो शायद ये दुनिया थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, पर क्या ये इतना आसान है? कॉलेज में लंच ब्रेक के दौरान अनुराग अपनी कॉपी में कुछ नोट्स बना रहा था। अष्टावक्र गीता की वो लाइनें उसके दिमाग में घूम रही थीं, जिन्हें उसने रात में पढ़ा था। तभी उसके दोस्त विवेक ने उसकी पीठ पर धप्प से हाथ मारा। अबे पंडित जी, क्या ज्ञान बटोर रहे हो? अनुराग मुस्कुराया। बस कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं। तूने कभी अष्टावक्र गीता पढ़ी है? विवेक ने चौंक कर देखा। अबे तू तो सीधा ऊपर ही चला गया। अष्टावक्र गीता पढ़ रहा है? भाई, तू सही रास्ते पर है, लेकिन एक काम कर, इसके साथ ओशो को भी पढ़। ओशो? अनुराग ने थोड़ा सोचा। हाँ, सुना तो है पर पढ़ा नहीं। तो पढ़। और पढ़ने से पहले यूट्यूब पर उनके लेक्चर सुन। जो तू अष्टावक्र में खोज रहा है, उसका असली मजा ओशो में है। अनुराग के मन में उत्सुकता जागी। घर पहुंचते ही उसने लैपटॉप खोला और यूट्यूब पर ओशो ऑन लाइफ टाइप कर दिया। स्क्रीन पर कई वीडियो आए। उसने एक पर क्लिक किया। ओशो की आवाज आई, जो होना है उसे हो जाने दो। प्रकृति की धारा के विरुद्ध मत लड़ो। जो घट रहा है उसे बस देखो। ये तुम्हारी नहीं, अस्तित्व की लीला है। अनुराग स्क्रीन पर टकटकी लगाए सुनता रहा। ओशो की बातें किसी जादू की तरह उसके दिमाग में उतर रही थीं। वो सोचने लगा, हम जिंदगी में कितना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर चीज को अपने हिसाब से ढालने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हालात वैसे नहीं चलते जैसे हम चाहते हैं। और जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। उसे याद आया कि कैसे उसने 12वीं में इंजीनियरिंग करने का सोचा था, लेकिन अब बीए कर रहा था। उस वक्त लगा था कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब जब पीछे देखता है तो लगता है कि जो हुआ वो गलत नहीं था। शायद ये उसी प्रकृति की लीला थी जिसे वो तब समझ नहीं पाया था। अगले दिन विवेक से मिलते ही उसने कहा, भाई, ओशो ने तो दिमाग हिला दिया। विवेक हंसा। अबे मैंने कहा था ना, एक बार उसकी बातों को समझ लिया तो जिंदगी से डरना बंद कर देगा। लेकिन एक चीज बता, अनुराग ने संजीदगी से पूछा, अगर हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं करनी तो फिर जीने का मकसद क्या है? विवेक ने गहरी सांस ली। यही तो असली खेल है भाई। ओशो कहते हैं कि जो भी करो पूरे होश के साथ करो। अगर प्यार करो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। अगर दुखी हो तो उसे भी पूरी तरह एक्सपीरियंस करो। लेकिन किसी भी चीज से चिपको मत, न खुशी से न गम से। बस एक गवाह की तरह देखो। अनुराग को लगा जैसे उसके अंदर कुछ खुल रहा है। उसने फैसला किया कि वो अब हर चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देखेगा। जैसे ओशो ने कहा था, न खोने का डर न पाने की भूख, बस देखो जो भी हो रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जल्द ही जिंदगी उसे एक असली टेस्ट देने वाली थी। कॉलेज के बाद अनुराग घर लौटते ही सीधे अपने कमरे में घुसा, बैग फेंका और बिस्तर पर धम्म से गिर गया। दिमाग में अजीब हलचल थी। ओशो की बातें अभी भी गूंज रही थीं। न खोने का डर न पाने की भूख, बस देखो जो भी हो रहा है। लेकिन असल जिंदगी में ये लागू करना इतना आसान थोड़ी था। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सोनिया कॉलिंग चमक रहा था। अनुराग की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। अब कहानी थोड़ी पीछे ले जाते हैं। सोनिया अनुराग की क्लासमेट थी। हंसमुख, स्मार्ट और उतनी ही कंफ्यूजिंग। कभी लगती थी कि उससे बात करने में इंटरेस्टेड है, तो कभी ऐसे इग्नोर करती थी जैसे जानती ही ना हो। अनुराग को कभी समझ नहीं आया कि वो सच में दोस्ती रखना चाहती थी या बस टाइम पास कर रही थी। और शायद इसी असमंजस ने अनुराग को उसकी तरफ और ज्यादा खींच लिया था। अब वापस अभी के सीन पर आते हैं। अनुराग ने कॉल उठाई। हेलो, क्या कर रहा है? सोनिया की आवाज हमेशा की तरह चुलबुली थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा ओशो सुन रहा था। ओह, ओशो, तू तो बड़ा दार्शनिक बन गया है। कुछ ज्यादा ही। अनुराग हंसा। बता, कॉल क्यों की? बस ऐसे ही। कल फ्री है क्या? क्यों? कुछ नहीं, बस मूवी देखने चलते हैं। अनुराग के अंदर कुछ उछल पड़ा, पर फिर ओशो की बात याद आई। भावनाओं के बहाव में मत बहो, सिर्फ देखो कौन कौन आ रहा है। उसने नॉर्मल दिखने की कोशिश की। मैं और तू। अबे ये तो सीधा डेट जैसा लग रहा था। लेकिन फिर दिमाग में दूसरा सवाल आया, अगर वो सिर्फ दोस्ती समझ रही हो तो? और अगर उसने कुछ गलत फहमी में कुछ ज्यादा सोच लिया तो? अनुराग इस सोच में डूबा ही था कि विवेक का फोन आ गया। भाई, कल क्या कर रहा है? अभी तो कुछ फाइनल नहीं किया, अनुराग ने टालते हुए कहा।
अच्छा, तो फिर मेरे साथ राधा स्वामी सत्संग चलेगा? अबे, अरे सुन तो सही, वहां एकदम शांत माहौल होता है, बैठकर ध्यान व्यान कर सकते हैं। तू तो वैसे भी फिलॉसफी में डूबा हुआ है, एक बार देख ले। अब अनुराग दुविधा में था। एक तरफ सोनिया के साथ मूवी, जो शायद दोस्ती से ज्यादा कुछ हो सकता था, या शायद कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ विवेक के साथ सत्संग, जहां उसे शायद असली शांति मिले, या फिर सिर्फ बोरियत ओशो होते तो क्या कहते। जीवन को गंभीरता से मत लो, उसे एक खेल की तरह देखो। जो आए उसका स्वागत करो, जो जाए उसे जाने दो। तो क्या उसे फैसला करने की टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए? उसने सोचा, क्यों ना दोनों चीजें कर ली जाए, पहले सत्संग फिर मूवी। लेकिन फिर याद आया कि टाइम क्लैश कर रहा था। उसने फोन उठाया और विवेक को कॉल किया। भाई, तूने राधा स्वामी बोला तो एक बार सोचने लायक है, पर पर क्या? पर मैं नहीं आ सकता। ओह, सोनिया? भाई, अनुराग झेंप गया। समझ गया बेटा, चल कोई नहीं, फिर कभी। वैसे भी ओशो ने कहा है, जो दिल करे वो कर, पूरी तरह कर, 50-50 मत रह। अनुराग हंस पड़ा। अगले दिन सोनिया और अनुराग एक छोटे से कैफे में बैठे थे। मूवी ठीक ठाक थी, लेकिन असली मजा बात की बातचीत में आ रहा था। वैसे, सोनिया ने पूछा, तेरा ये ओशो वाला फेज कब तक चलेगा? पता नहीं, पर तू सुनना चाहेगी? बोलना। ओशो कहते हैं, जो भी कर, पूरी तरह कर, लेकिन परिणाम की चिंता मत कर। अगर किसी से प्यार कर तो बस कर, इस डर से मत रुक कि वो तुझे प्यार करेगी या नहीं। सोनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देखा। ये लाइनें किसी और वजह से बोली हैं क्या? अनुराग एक सेकंड के लिए अटक गया। अब क्या जवाब दे? पर फिर मन में फिर वही विचार आया, सत्य से मत डर, शायद। अनुराग ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराई। और उस पल अनुराग ने सोचा, ओशो सही कहते थे, जब जीवन को गंभीरता से लेना छोड़ दो, तब असली मजा आता है। अनुराग अब सिर्फ ओशो को सुन नहीं रहा था, बल्कि उसे महसूस करने लगा था। पहले वो ओशो की बातें नोट करता था, उन पर सोचता था, फिर उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करता था। लेकिन अब चीजें बदल रही थीं। वो अब उन्हें होने दे रहा था। देखो, ये बदलाव अचानक नहीं आया था। किसी भी इंसान को अपनी आदतें, अपनी सोच, अपने डर छोड़ने में वक्त लगता है। अनुराग भी कोई अपवाद नहीं था। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हुई थी। अब जब भी जिंदगी में कुछ अजीब होता, तो वो खुद को रोक कर देखने की कोशिश करता कि ये हो क्या रहा है। अब जैसे उस दिन की बात लो, कॉलेज खत्म होने के बाद अनुराग घर जा रहा था। दिल्ली की ट्रैफिक वैसे ही सिरदर्द थी, और ऊपर से एक ऑटो वाला बिना देखे कट मार गया। अनुराग का स्कूटर बाल बाल बचा, लेकिन उसका गुस्सा भड़क गया। अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं? उसने गुस्से में चिल्लाया। ऑटो वाला भी कोई शांत स्वभाव का आदमी नहीं था। उसने तगड़ा जवाब दे दिया, अबे तू खुद देख के चला, रोड तेरे बाप की है क्या? अब कोई पुराना अनुराग होता तो बहस बढ़ती, शायद गाली गलौज तक चली जाती। लेकिन तभी उसके दिमाग में ओशो की एक लाइन गूंज गई, क्रोध तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन तुम उस ऊर्जा के गुलाम बन जाते हो। बस देखो, वो ऊर्जा उठ रही है, फिर चली जाएगी। अनुराग वहीं रुक गया। उसने गहरी सांस ली। ऑटो वाला कुछ और बड़बड़ा रहा था, लेकिन अनुराग अब उसे सुन नहीं रहा था। वो बस अपने अंदर के गुस्से को महसूस कर रहा था, बिना उसे दबाए, बिना उसे बढ़ाए। कुछ ही सेकंड में वो गुस्सा अपने आप शांत हो गया। उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, चलता हूं, और स्कूटर आगे बढ़ा दिया। अब ये चीज छोटी लग सकती है, लेकिन सोचो, अगर हर कोई इसी तरह रिएक्ट करने की बजाय देखने लगे, तो कितनी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ क्रोध को संभालने तक सीमित नहीं है। कभी कभी कुछ बड़े सवाल भी आ जाते हैं। जैसे अनुराग के दिमाग में कुछ दिनों से एक अजीब सा सवाल घूम रहा था, क्या हम सच में किसी को प्यार कर सकते हैं, या ये भी एक मोह है? और यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। वो बार बार सोचता, अगर प्यार इतना ही खूबसूरत है, तो लोग इसमें दुखी क्यों होते हैं? उसने देखा था कि कैसे कुछ दोस्त ब्रेकअप के बाद टूट गए थे, कैसे शादीशुदा जोड़े भी अक्सर दुखी रहते थे। तो फिर प्यार में ऐसा क्या था जो लोग इसे छोड़ भी नहीं पाते थे? और शायद यही सोच उसे फिर से ओशो की तरफ ले गई। उसने यूट्यूब खोला और सर्च किया, ओशो ऑन लव एंड अटैचमेंट। जो जवाब मिला, उसने अनुराग के सोचने का तरीका ही बदल दिया। ओशो कह रहे थे, अगर तुम्हारा प्यार किसी से अपेक्षाओं से भरा हुआ है, तो वह प्यार नहीं, सौदा है। तुम दूसरे से कुछ चाहते हो, और अगर वह तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा ना उतरे, तो तुम दुखी हो जाते हो। सच्चा प्रेम तो वही है, जहां चाहत हो, लेकिन कोई बंधन ना हो। जहां तुम किसी को सिर्फ इसलिए प्यार करो क्योंकि वह है, न कि इसलिए कि वह तुम्हें कुछ देता है।
अनुराग को सोनिया की याद आई। क्या वो उससे सच में प्यार करता था या सिर्फ ये चाहता था कि सोनिया भी उसे उसी तरह पसंद करे? ये सवाल अब आसान नहीं रहा था। और फिर एक दिन सोनिया ने खुद ही उसे ऐसा जवाब दे दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक शाम अनुराग अपने कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर हल्की ठंडक थी, लेकिन अंदर उसके दिमाग में अजीब सा ऊष्मा भरा हुआ था। अब सोनिया को लेकर कोई उत्साह नहीं था, कोई बेचैनी भी नहीं। बस एक सवाल था, क्या मुझे उससे सच में प्यार था या मैं बस इस बात से बंधा हुआ था कि वो मुझे भी उतना ही पसंद करे। उसके हाथ में फ़ोन था। कई बार दिल किया कि सोनिया को मैसेज करे, पूछे कि वो क्या सोच रही है, लेकिन फिर ओशो की आवाज़ कानों में गूंज जाती। जिस प्रेम में चाहत है वह व्यापार है, जहाँ चाहत नहीं बस आनंद है वही प्रेम है। अब अनुराग सोच रहा था, अगर प्यार सच में इतना ही पवित्र होता तो लोग इसमें इतना क्यों रोते हैं। तभी उसका फ़ोन बजा। सोनिया कॉलिंग। अनुराग ने कॉल उठा ली। हेलो, क्या कर रहा है? सोनिया की आवाज़ में हमेशा की तरह वही अपनापन था, लेकिन आज अनुराग उसे पहले से थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। कुछ नहीं, बस सोच रहा था, अनुराग बोला। अच्छा, और सोचने के पैसे मिलते हैं क्या? सोनिया ने हंसते हुए कहा। काश मिलते। अनुराग भी मुस्कुराया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा था। थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक सोनिया ने कहा, अनु, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अनुराग का दिल हल्का सा धड़क गया। बोलना। उसने नॉर्मल दिखने की कोशिश की। देख, मुझे नहीं पता तुझे कैसा लगेगा, पर मैं चाहती थी कि तुझे खुद बताऊं। सोनिया थोड़ी झिझक रही थी। क्या? अनुराग का मन अब कई सारे अजीब अजीब से ख्यालों में उलझ गया था। मुझे अयान पसंद है। एक सेकंड के लिए अनुराग कुछ समझ ही नहीं पाया। अयान? वो बीकॉम सेकंड ईयर वाला लड़का जो सोनिया के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में था? कुछ देर के लिए उसे लगा कि शायद वो कोई मजाक कर रही है, लेकिन सोनिया की आवाज में हल्की घबराहट थी जो साफ बता रही थी कि वो सीरियस है। अनुराग ने कुछ नहीं कहा। सोनिया भी चुप हो गई। दोनों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर अचानक अनुराग को एहसास हुआ, अगर ये खबर मुझे अंदर से तोड़ रही है तो क्या ये वाकई प्यार था या मैं बस एक मोह में था? अगर उसे सोनिया से सच में प्यार था तो उसे तो खुश होना चाहिए था ना, लेकिन उसे जलन हो रही थी। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर कुछ सुलग रहा है, कुछ कसैला सा स्वाद आ रहा है इस पूरी बात का। उसके मन में आया कि पूछे, अचानक कब हुआ ये? या फिर कुछ ऐसा बोले, पर तूने मुझे कभी बताया नहीं। लेकिन फिर ओशो की वही बात उसके अंदर गूंज गई, जो होना है उसे रोकने की कोशिश मत करो, जो जा रहा है उसे जाने दो। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को रोका। ओह, उसने बस इतना कहा। सोनिया शायद उसकी आवाज के बदलाव को पकड़ नहीं पाई। तू कुछ कहेगा नहीं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या कहूं? अनुराग ने हल्के से हंसने की कोशिश की। तू खुश है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हाँ। तो फिर सब सही है। इतना कहकर अनुराग ने कॉल काट दी। फोन हाथ में लिए वो कुछ देर तक छत को घूरता रहा। उसके अंदर कुछ तो टूटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे उतना दुख नहीं हो रहा था जितना उसने सोचा था। उसने फिर से ओशो का लेक्चर लगाया। अगर तुम किसी को पकड़ कर रखोगे तो वह तुम्हारा कैदी हो जाएगा और तुम भी कैदी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम किसी को खुली हवा में उड़ने दो तो अगर वो तुम्हारे पास लौटे तो वह प्रेम होगा। अनुराग को पहली बार एहसास हुआ कि शायद प्रेम का मतलब रखना नहीं होता, छोड़ देना होता है। वो उस रात जल्दी सो गया, लेकिन जब सुबह उठा तो उसे महसूस हुआ कि उसका मन थोड़ा हल्का था और अब ये खालीपन भरने वाला था, क्योंकि अनुराग की जिंदगी में कुछ और नया आने वाला था। अनुराग की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थीं, अब वही बातें उसके लिए एक तरह की परीक्षा बन गई थीं। देखते हैं अब मैं इस पर कैसे रिएक्ट करता हूं। अब जैसे एक दिन की बात लो, कॉलेज में किसी ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए अनुराग और उसके दोस्त लाइब्रेरी में बैठे थे। सबने अपनी अपनी रिसर्च कर ली थी, लेकिन जब प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने की बात आई तो अनुराग का दोस्त रोहित बोला, भाई, ये स्लाइड्स मैंने बनाई हैं और हेडिंग्स भी मैं ही सोचकर लाया था, तो प्रेजेंटेशन भी मैं ही दूंगा। अनुराग ने चौंक कर उसे देखा। लेकिन रिसर्च तो मैंने की थी और डेटा भी मैं ही लाया था, तो मुझे भी बोलने को मिलेगा ना? रोहित ने कंधे उचका दिए। हाँ, लेकिन तू बैकअप में रहना, मैं मेन स्पीकर रहूंगा। अब ये वही अनुराग होता जो 2 महीने पहले था, तो उसका जवाब कुछ ऐसा आता, तेरी तो, अबे जब मैंने रिसर्च की है तो मैं ही प्रेजेंटेशन दूंगा। फिर दोनों में बहस होती, तर्क वितर्क चलता, और नतीजा एक झगड़ा जो दोनों की दोस्ती में एक अनकही दूरी पैदा कर देता। लेकिन अब
अब अनुराग ने ओशो को सुना था। अब उसे समझ में आ चुका था कि आहिस यहाँ किसी चीज को पकड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जाने देने में ही असली शांति है। उसने रोहित को देखा, मुस्कुराया और कहा, ठीक है भाई, तू कर ले प्रेजेंटेशन, मैं बैकअप में रहूंगा। रोहित थोड़ा हैरान हुआ। शायद उसने प्रतिरोध की उम्मीद की थी, लेकिन अनुराग का शांत चेहरा देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। प्रेजेंटेशन वाले दिन जब रोहित स्टेज पर खड़ा था तो उसे अचानक बीच में कुछ भूल गया। पूरे हॉल में हल्की हंसी गूंज गई। अनुराग पीछे बैठा हुआ था। अगर वह पहले वाला अनुराग होता तो शायद अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता। देख, अक्कल ठिकाने आई ना। लेकिन अब उसने देखा कि रोहित घबरा गया था। अनुराग ने बिना समय गंवाए पास रखे लैपटॉप से पॉइंट्स देखे और धीरे से कहा, डेटा स्टैटिस्टिक्स वाली स्लाइड पर चला जा। रोहित ने एक नज़र अनुराग को देखा और उसके इशारे को समझते हुए स्लाइड बदल दी। अब वो फिर से संभल गया था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद रोहित ने अनुराग के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई, तू नहीं होता तो आज मेरी बेइज्जती हो जाती। अनुराग मुस्कुरा दिया। पहले वो खुद को सही साबित करना चाहता था, अब उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अब वो हर चीज को एक लीला की तरह देखने लगा था। आज उसे मौका मिला, कल मुझे मिलेगा। एक और दिन की बात लो। अनुराग का छोटा भाई वरुण उसके कमरे में आया और बोला, भैया, तेरी शर्ट पहनकर गया था, गलती से उस पर कॉफी गिर गई। अगर ये पहले वाला अनुराग होता तो तुरंत भड़क जाता। तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी चीजें मत लिया कर। फिर घर में बहस होती, माँ बीच बचाव करती और दिन भर का मूड खराब रहता। लेकिन अब उसने ओशो को पढ़ा था। उसे याद आया कि ओशो ने एक बार कहा था, अगर तुम्हारी कोई चीज खो जाए और तुम व्याकुल हो जाओ तो इसका मतलब है कि वह चीज तुम्हारे पास नहीं थी, बल्कि तुम उसके गुलाम थे। तो अनुराग ने एक गहरी सांस ली और वरुण की तरफ देखा। कोई बात नहीं, धो लेंगे। वरुण की आंखें चौड़ी हो गईं। तू गुस्सा नहीं कर रहा? अनुराग हंस पड़ा। गुस्सा करने से क्या कॉफी हट जाएगी? वरुण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे अच्छा लगा कि आज बिना डांट सुने ही मामला सुलट गया। अब अनुराग को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि ओशो की बातें सिर्फ किताबों या लेक्चर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये उसकी जिंदगी के हर कोने में घुलने लगी हैं। पहले जहां वो छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता था, अब वही चीजें उसे छूकर निकल जाती थीं। अब कोई उसकी बाइक टक्कर मार दे तो वह सोचता, चलो, अच्छा है, मुझे बाइक की सर्विसिंग करानी थी, ये मौका भी मिल गया। अब कोई उससे बहस करे तो वह सोचता, इसका गुस्सा मेरा नहीं है, इसे क्यों अपने अंदर लूं। अब उसे समझ आने लगा था कि जीवन को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अब वह खुश था, बिना किसी वजह के। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक झलक थी। अगर आपको यह सफ़र पसंद आ रहा है, अगर कहीं ना कहीं यह कहानी आपके दिल को छू रही है, तो मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मुझे यह एहसास दिलाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ। आप सब मेरे साथ हैं इस सफ़र में, इस खोज में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला भाग लाऊं, तो मुझे बताइए। और हाँ, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। क्या पता, शायद उनकी ज़िंदगी का कोई सवाल भी इसे सुनकर हल हो जाए।